सो हेलो वांगशन एंड शियांग वांगावर्स। हाँ, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ। एंड पहली बात कि मेरी फैमिली जो इशू चल रही थी वो अब कुछ हद तक रिज़ॉल्व हो चुके हैं। एंड दूसरा कि मैं और इस वजह से भी लेट थी क्योंकि मेरी जो एडमिशन था बीटेक करने के लिए उसकी काउंसलिंग चल रही थी यूपी टेक के थ्रू। अब जैसे नहीं पता या जो जानता है यूपी में काउंसलिंग मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती हैं उसकी काउंसलिंग हो रही थी। AKTU जो करवाती है, उसके थ्रू मुझे कॉलेज मिल चुका है जो कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट यानी CSE के लिए मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए है। उसके लिए मुझे सीट मिल चुकी है। एंड वहाँ मुझे अब जाना होगा। शायद 20 की मेरी ट्रेन है एंड वो नोएडा में ग्रेटर नोएडा की कॉलेज है। मुझे वहाँ जाना होगा एंड मैं अपनी वहाँ से अपनी 4 इयर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है एंड मैं इस जर्नी में मेरी इस फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती थी। एंड बस मुझे सब सेटल डाउन करने के लिए समय चाहिए था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार खुद सेटल डाउन हो जाऊँ, उसके बाद तो मैं FF कंटिन्यू करूँगी। बस मैं हाज़िर हूँ। बट हाँ, ये हो सकता है कि इस FF के बाद मैं कोई FF ना लाऊं या टाइम लूं क्योंकि मुझे वहाँ जाकर खुद को भी सेटल डाउन करना होगा। न्यू जगह है, न्यू स्टेट है, मतलब न्यू सिटी है एंड थोड़ा सा डिफरेंट अजीब लगता है ना कहीं नई जगह जाने पे। इसलिए जस्ट हो सकता है, वरना अगर मैं अनकम्फर्टेबल फील करूँ तो मैं पक्का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल यही करती है। जब भी मुझे कुछ स्ट्रेस्ड होता है मैं जस्ट इसके बारे में पढ़ने लगती हूँ, ढूंढने लगती हूँ या उनकी कुछ वीडियोस देखने लगती हूँ। मतलब वो मेरी कंफर्ट है। बेसिकली मैं कहीं जाऊँगी तो नहीं, बट हाँ टाइम ले सकती हूँ। एंड बस मुझे ये बताना था आपको। एंड मुझे पता है ये सुनकर भी सबको लगेगा कि एक तो आप इतनी लेट आई हैं एंड फिर ये बकवास कर रही हैं। मैं बस कुछ नहीं कर सकती, मुझे बस बताना था आपको। एंड चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट एक छोटा सा रिकैप पार्ट 1 का, क्योंकि वो उसे अपलोड किए 1 मंथ हो गया है। जस्ट एक स्मॉल सा रिकैप मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो शायद नए हैं एंड जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए कि ये माई वॉर प्राइज़ सीज़न 2 है, मतलब उसका सीज़न 2 है। एंड ये FF आप मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, वहाँ मैंने अपलोड किया है 25 वीडियोस का। वो है एक प्लेलिस्ट है, आप उसे सुन सकते हैं। एंड वो ये इसका सीज़न 2 है। ये इसका कंटिन्यू सीज़न है। आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी एंड आप आई होप इन्जॉय करेंगे। चलिए जस्ट एक छोटा सा रिकैप और कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगजी और विंग जो कि मैरिड हैं एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं, बट उनके बीच में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। एक टोटल मेस हुआ पड़ा है एंड उन्हें पता चलता है कि वेंचिंग भाग चुकी है, मेन कल्प्रिट भाग चुके हैं। एंड लिटरली उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं कि आखिर वो गई कैसे, उसने लैंड की इतनी हाई सिक्योरिटी को कैसे तोड़ा, क्योंकि इस पर उसे स्पेशली पनिश किया गया था न्यू हिसांग द्वारा। ऑफ कोर्स वो कुछ कम उन्हें तो गार्ड्स को लगाएगा नहीं। उन गार्ड्स को ऐसे ज़ख्मी घायल ओमेगा कैसे हरा सकती है, मतलब कैसे तोड़ के जा सकती है, इसी के बारे में वहाँ बातें हो रही थी। वांगजी ये सब कुछ सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, या कह लो उसका अलग ही नज़रिया चल रहा था, वो जो अजीब बातें कर रहा था। एंड जब ये बातें सुनता है, वांगजी कैसे अपने मरने की बात कर रहा है, वांगजी कैसे ऐसे कैजुअली ये सब कह सकता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उस पूरे रूम में जो वो काफ़ी बड़ा रूम था, क्योंकि वो लैन सिचान का रूम था जहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी, जैसे बहुत प्राइवेट हो या बहुत ज़रूरी जो वो वही रूम था। वो काफ़ी बिग रूम था, बड़ा सा था। एंड उस रूम में फुल विंग के फेरोमोन्स, वो डार्क एग्रेसिव डोमिनेटिंग फेरोमोन्स पूरे भर जाते हैं। वांगजी जो उसका मार्क्ड ओमेगा है, वो तो मानो अपने ही एक दुनिया में था, वो बस बोल ही जा रहा था एंड बिना ये फील करे कि उसकी इन बातों की वजह से उसके अल्फ़ा पे क्या असर हो रहा है, उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग फेरोमोन्स अपने रिलीज़ कर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है, उसे वांगजी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बट वांगजी है कि अपनी बड़बड़ करे जा रहा है। वांगजी जो बिल्कुल भी फील नहीं करता कि विंग
जिसने अपने गुस्से में फेरोमोन्स की वजह से पूरी जिन उस पूरे रूम को, जो हॉल था, मीटिंग रूम था, उसे भर दिया कम्प्लीटली। एंड वहाँ जो सभी पर्सन्स थे वो लिटरली, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, उनका गला चोक हो रहा था। हालांकि वो सभी अल्फाज थे, उन अल्फाज का भी हालत ख़राब हो रहा था, क्योंकि बीइंग उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट, पहली बात तो एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, एंड दूसरी बात वो प्योर ब्लडेड डोमिनेटिंग अल्फ़ा है। एंड इसीलिए विंग के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, डार्क थे, एंड क्योंकि उसे गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए विंग फाइनली गुस्से में वांग जी की तरफ लिटरली ग्लेयर कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके अल्फ़ा ने उसके ऊपर फुल कंट्रोल ले लिया था। वांग जी जो हल्का सा ये फील करता है वो फेरोमोन्स, क्योंकि उसे भी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो उसके अल्फ़ा के फेरोमोन्स थे, तो वांग जी तो बिल्कुल भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही जब ये देखता है कि पूरे रूम में उसके अल्फ़ा के फेरोमोन्स भरे हैं, वो चुप हो जाता है एकदम सडनली, एंड वो बाकी सब की तरफ देखने लगता है, जो ऑलरेडी धीरे धीरे अपने घुटनों पे आने लगे थे। वहाँ पर लैंड क्लैन के एल्डर्स थे, लैंड क्लैन फैमिली थी, एंड बाकी कुछ और 2 लोग थे, जैसे नी होसांग और मोरन और जो वेनिंग थे। वो सभी लिटरली कफ कर रहे थे। मोरन जो खुद एक डोमिनेटिंग अल्फा है, बट फिर भी उसे विंग के फेरोमोन से प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी अपने गले को पकड़ा हुआ था। एंड बाकी एल्डर्स जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे, वो तो ऑलरेडी अपने घुटनों पे आ गए थे, क्योंकि उन्हें ये विंग के फेरोमोन्स बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रहे थे। एंड जो ओमेगास थे, जैसे कि चुवेनिंग एंड हमारे नी होसांग की तो हालत इतनी ख़राब थी कि उसके लिटरली नोज़ से ब्लीडिंग होने लगी थी। एंड चुवेनिंग क्योंकि वो मार्क्ड ओमेगा है, सो उसे इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट फिर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही नी होसांग को पकड़ता है एंड वहाँ से चला जाता है। वांग जी ये सब कुछ दिखता है, तो फाइनली वो अपने अल्फ़ा की तरफ टर्न करता है, क्योंकि उसे पता है ये फेरोमोन्स किसके हैं। जैसे ही वांग जी अपनी आइज़ को टर्न करता है, उसकी आइज़ सीधे तो रेड आइज़ से मिलती है। वांग जी पहचान गया था कि ये उसकी अल्फ़ा आइज़ हैं। उसके अल्फ़ा उसके ह्यूमन बॉडी पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने बीइंग को सप्रेस करके वो आ चुके हैं, उसका अल्फ़ा आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी कुछ कहने चाहता था, वो एक कदम विंग की तरफ बढ़ाता है, पर अब विंग अपने आप पर जो कंट्रोल जो बांध कर रखा था वो फाइनली ब्रेक होता है। वो तुरंत ही वांग जी को अपनी तरफ पुल करता है एकदम टाइटली। एक हाथ सीधे उसके बालों पे रहता है एंड दूसरा हाथ उसकी वेस्ट पर वो सीधे से एकदम कस के अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वांग जी एंड वुशियान दोनों का तो एक दूसरे का चेस्ट एक दूसरे से हिट होता है। एंड वांग जी एकदम फुल शॉक्ड में, वांग जी एकदम मुंह खोल कर बस विंग को देख रहा था। एंड विंग नेक्स्ट सेकेंड जस्ट वांग जी के लिप्स को एकदम कस के कैप्चर कर लेता है। वो एकदम ब्रूटली वांग जी के लिप्स को काट रहा था। वो उसे किस नहीं कर रहा था, वो लिटरली उसे काट रहा था। वांग जी के पूरी लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी, वो जो टेस्ट था ब्लड का वांग जी अपने माउथ में फील कर रहा था। वांग जी को पेन भी हो रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वुशियान लिटरली से काट रहा था, उसे किस या शक नहीं कर रहा था, पूरे उसके लिप्स को काट रहा था, मानो वांग जी को तुम चुप कराना चाहता हो। वांग जी जिसे दर्द हो रहा था वो वुशियान को पुश कर रहा था, अपने दोनों हाथों से उसके चेस्ट को पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वुशियान की डोमिनेटिंग फेरोमोन्स के अंदर वांग जी खुद को बहुत ज़्यादा सबमिसिव फील कर रहा था। वो नहीं कर पा रहा था, लिटरली वांग जी की नहीं कर पा रहा था। एंड एक तो उसकी गोल्डन कोर उसके पास नहीं है एंड वो वीक है, इसीलिए वांग जी से नहीं पुश कर पा रहा था। वो बस अपनी ब्लीडिंग आँख से वुशियान की आँखों में देखता है एंड देन वुशियान जब देखता है कि वांग जी की आँखों में आंसू है एंड वो बह रही हैं, वुशियान फाइनली खुद को वांग जी से दूर करता है, दूर नहीं करता, वांग जी को पुश कर देता है, जिससे वांग जी सीधे फ्लोर पे जाके गिर जाता है। वुशियान जो खुद तुरंत ही उस कमरे से बाहर भाग जाता है, वो तुरंत ही निकल जाता है। वो जैसे ही वुशियान वहाँ से बाहर जाता है, वांग जी जो कि अपने फ्लोर पे भी पूरा बैठा हुआ था, वो फाइनली अपनी आइज़ को उठाकर बाकी सब की तरफ देखता है। वो वुशियान के फेरोमोन्स को उस रूम से बाहर निकालना चाहता था। वो तुरंत ही उठता है एंड वहाँ के सभी खिड़कियों को खोल देता है, तुरंत ही फ्रेश एयर जैसी अंदर आती है। फाइनली वो सभी एल्डर्स सिचेन गगर एंड यहाँ तक कि लैंचिरन मोरन उन सबको फाइनली रिलीफ होता है, क्योंकि उस सब की हालत ख़राब हो गई थी वुशियान के डोमिनेटिंग फेरोमोन से। वांग जी जो फुल कन्फ्यूजन में था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वुशियान ने ऐसा क्यों किया अचानक से, पर क्यों? वांग जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, राइट? वांग जी को तो ऐसे ही लग रहा था, वो फुल कन्फ्यूजन में था। एंड उसका ऐसा चेहरा देखकर मोरन उसके पास आता है एंड उसके तुरंत ही
एकदम गालों को जोर से एकदम पिंच कर देता है। वांगजी चीख कर कहता है, मोरन क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे। मोरन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? हाँ। वांगजी जो फुल कन्फ्यूजन में उसकी तरफ अभी भी देख रहा था ना, क्यूट पाउट करके देख रहा था, मानो उसे समझ नहीं आया उसने क्या गलत किया। हाँ, वांगजी के लिटरली एक्सप्रेशन एकदम ऐसे ही थे। वांगजी इनोसेंटली मोरन की तरफ देख रहा था। मोरन जो फाइनली वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, उफ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम चाहे जितना भी जान लो, तुम प्यार के बारे में कभी नहीं समझ पाओगे। वांगजी पाउट कर लेता है। मोरन कहता है, उफ, कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। वांगजी कहता है, नहीं, बताओ मुझे। मोरन कहता है, अपने ही मरने के बाद अपने ही अल्फा के सामने कहोगे तो क्या करेगा वो? आरती उतारेगा तुम्हारी। हाँ, तुम क्या चाहते हो वो थाल लेके आए तुम्हारी आरती उतारे? तुमने कितनी महान बात कही है, वो भी अपने ही अल्फा के सामने। कि तुम्हें रियलाइज़ है कि उस समय उस पर क्या बीत रही थी? हाँ, और तुम कैसी इतनी खुश होकर कह रहे थे, वाओ, इसलिए तुम मेडल जीतने जा रहे हो। हाँ हंग वंगजुन। वांगजी जो अब की बात समझता है कि हाँ, वो तो क्या इसलिए विंग ने ऐसा किया, बट वो अभी भी कन्फ्यूज था। मोरन कहता है, उफ, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम एक नंबर के गधे रहोगे। वांगजी वो कहता है, जाओ अपने अल्फा के पीछे, वरना किसी को मार डाला तो बस काम खत्म हो जाएगा। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, क्या? एंड वो तुरंत ही बाकी अपने गगा की तरफ देखता है। सिचन जो कि भी वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी वांगजी की तरफ देखते हैं एंड नोट करते हैं। वांगजी तुरंत ही उन्हें बो करता है एंड वहाँ से विंग के पीछे चला जाता है। वो विंग को देखना चाहता था, आखिर वो कहाँ है। वो विंग के फेरोमोन्स को फील करते हुए, स्मेल करते हुए उसके पीछे जाता है एंड देन वो देखता है कि वो विंग वहाँ से सीधे बैक माउंटेन्स गया है। एंड वो जैसे वांगजी फाइनली विंग को देखता है, वो एकदम टॉप क्लिफ पे, जो माउंटेन का टॉप चोटी होता है, वहाँ पे वो लिटरली खड़ा था एंड वो नीचे खाई की तरफ देख रहा था, मानो ऐसे कि उसे कूदना है। एंड जैसे वांगजी रियलाइज़ करता है, वो चीखते हुए कहता है, विंग, एंड वो तुरंत ही उसके पास भाग कर आता है। वांगजी जैसे ही वो चीखा था, विंग जो भी कुछ सोच रहा था, वो तुरंत ही वो सोच उसकी ब्रेक हो जाती है एंड वो वांगजी की तरफ देखता है एंड वो तुरंत ही वांगजी को होल्ड कर लेता है, जो उसकी तरफ भाग कर आया था। वांगजी कहता है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो सब क्या था? विंग वांगजी की तरफ देखता है एंड अभी भी उसकी आइज़ एक रेड थी एंड एक नॉर्मल थी, मानो उसका अल्फा एंड वो उसका ह्यूमन फॉर्म कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा था। वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तो वांगजी कहता है, क्या कर रहे हो अल्फा? वांगजी बहुत ही पोलाइटली बस उसे काम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके वो जो फेरोमोन्स थे, वांगजी फील कर पा रहा था कि विंग अभी भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उस पूरे माउंटेन्स पर अभी भी उसके फेरोमोन्स भरे हुए हैं, बट क्योंकि वो कोई पैक जगह नहीं है, इसीलिए वो जगह सफोकेटिंग नहीं है। वरना अभी तक तो वांगजी खुद भी वहाँ खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि ओपन होने के बाद भी वांगजी उस फेरोमोन्स की अमाउंट को फील कर पा रहा था। विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं क्या हूँ तुम्हारा? वांगजी एक पल से हैरान हो जाता है, कहता है, क्या मतलब है आपका अल्फा? आप मेरे अल्फा हो? विंग कहता है, अच्छा तुम मानते हो मुझे अपना अल्फा? वांगजी इनोसेंटली कहता है, हाँ, आपने मुझे शादी किया है, आपने मार्क किया है मुझे, अल्फा तो यही होते हैं ना। विंग उसे तुरंत ही कस के उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड अपनी तरफ फिर से उसे खींच लेता है एंड वो कहता है, अच्छा तो शादी कर लेना एंड मार्क कर देना, यही अल्फा होता है? हाँ, तुम यही अल्फा जानते हो? इसका मतलब है अल्फा बस यही होता है, उसे तुम्हें मार्क कर देना है तो उसे शादी कर लेना है ना। वांगजी उसकी तरफ देखता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका अल्फा क्यों गुस्से में है। हाँ, उसे समझ आया कि वांगजी ने ऐसी बात कही अपनी मरने की, इसलिए वो गुस्सा है, बट अभी वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वांगजी कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखता है एंड बस मन अपने सर नोट कर देता है। विंग ये देखता है तो सर भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी डार्क डीप अल्फा वॉइस में कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टॉय हूँ? हाँ, एक लेबल हूँ जो तुम लगा के घूम सकते हो? वांगजी हैरान होकर उसकी आंखों में देख रहा था। विंग कहता है, क्या मैं कोई लेबल हूँ? हाँ, क्या मैं कोई टाइटल हूँ कि मैं मैरिड हूँ या मेरा अल्फा है? क्या ये टाइटल्स होते हैं? ये रिश्ता होता है वांगजी, जैसे नहीं निभाया जाता। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा काम बस यही है कि तुमसे शादी करना है, तुम्हें मार्क करना, बस अल्फा यही होते हैं? तुम्हें नहीं पता अल्फा क्या होते हैं? वांगजी विंग की आंखों में देखने लगता है, डीपली देखने लगता है, मानो वो कुछ सोच रहा हो, कुछ याद कर रहा हो एंड वो कहता है, हाँ
वो अल्फ़ा के लिए ओमेगा तो टॉय होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो प्लेयर होता है। वांग जी की भी आंखें अब थोड़ी सी अलग हो रही थी। वांग जी का ओमेगा जो शायद बाहर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद उसे भी बात करनी थी अपनी अल्फ़ा से। एंड जैसे ही विंग ये कहता है, विंग ये सुनता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एकदम डार्कली, डीपली, लाउडली क्रॉल करता है। एंड ये सुनते ही वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है, उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ जाते हैं, क्योंकि विंग ने अपनी इतनी डार्क वॉइस का यूज़ तो आज पर उस पर कभी नहीं किया। आज तक उसने कभी उस पर ऐसे वॉइस का यूज़ नहीं किया, इतनी ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं। उसकी पकड़ उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा थी कि मानो अगर विंग अभी हाथ हटाएगा तो उसकी पूरी बॉडी रेड हो जाएगी, उसकी फिंगर्स की निशान उसकी बॉडी पे हो जाएंगे। वांग जी ये फील कर पा रहा था, बट वांग जी एकदम डर गया था, वो लिटरली शिवर कर रहा था, क्योंकि विंग ने लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ से ग्रॉल किया था। एंड वो क्योंकि वांग जी बहुत करीब था विंग के, इसीलिए और भी ज़्यादा फील कर पा रहा था। एक तो विंग के पास से आती वो अल्फ़ा सेंट जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंटली विंग को बस देख रहा था, और विंग को लिटरली गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फेरोमोन्स को और रिलीज़ करने लगता है। वांग जी तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, बट तुरंत ही वांग जी की ओमेगा ने उसके ऊपर कंट्रोल लिया। एंड तुरंत ही वांग जी की जो वो नॉर्मल आइज़, ब्लैक आइज़ थी, वो तुरंत ही ब्लू में शिफ्ट हो गई। ब्लू, वो सिल्वर जो शाइनिंग ब्लू आइज़ थी। एंड इसका मतलब है कि उसकी ओमेगा ने अब उसके ऊपर फुल्ली कंट्रोल ले लिया है। ओमेगा अपनी प्यारे से, जेंटल से, एकदम लो वॉइस में कहता है, अल्फ़ा शांत हो जाइए, शांत। एंड वो तुरंत अपनी कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। वो फेरोमोन्स जो विंग के ऊपर सीधे असर कर रहे थे, क्योंकि वांग जी उसके बहुत करीब था, लिटरली बहुत ज़्यादा करीब। एंड विंग उस फेरोमोन्स को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके ओमेगा के फेरोमोन्स हैं, उसके मार्क्ड ओमेगा के फेरोमोन्स हैं। वांग जी धीरे धीरे, मतलब लंजा धीरे धीरे अपनी अल्फ़ा को शांत कर रहा था। एंड जैसे ही वो फुली काम डाउन हो जाता है, धीरे से वांग जी कहता है, बताइए अब क्या हुआ? हाँ, अब इतने गुस्से में क्यों हैं? विंग ग्राउल करते हुए कहता है, गुस्से में क्यों हूँ? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या कहा? तुम अपने मरने के बाद ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ तुम्हारा? अल्फ़ा हूँ मैं तुम्हारा? किसी भी एक टाइटल हूँ? हाँ, जिस तुम होल्ड करके घूम सकते हो हंग बंग की तरह? हाँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी फीलिंग्स की? बिल्कुल भी कदर नहीं है? माना कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बट एटलीस्ट तुम्हें रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना सामने वाले की फीलिंग्स की। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे खुशी होगी? हाँ, लिटरली सुन लो लाइन वांग जी, आज ये विभूषियान, अल्फ़ा विभूषियान, इस ओमेगा का अल्फ़ा विभूषियान, ये पूरी वॉइस में, अपनी अथॉरिटेटिव वॉइस में, अपनी कमांडिंग वॉइस में ये कमांड करता है तुम्हें कि अगर तुमने खुद को कुछ भी किया, अगर तुमने खुद को हार्म किया, तो ये विभूषण अपनी जान उसी समय दे देगा जिस समय वो तुम्हें लाइफलेस देखेगा, समझे? अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर सेकंड पर्सन जो तुमसे मिलेगा ना, तो मैं ही हूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूँगा कहीं भी? बिल्कुल भी नहीं वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम हेल में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हेल में जाऊँगा, अगर तुम हेवन में जाओगे तो मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ ना, तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। जहाँ भी मैं जाऊँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो सुन लो, अगर दोबारा तुम्हें अपनी ऐसी बात कही ना, तो लिटरली मुझसे बुरा तुम्हें कोई नहीं भी दिखेगा, समझे? वांग जी जो शिवर कर गया था विंग की इस बात को सुनकर, वो चुप हो जाता है। एंड अब वांग जी शांत हो गया था, विंग भी शांत हो गया था, बट विंग से गुस्सा था, ऐसा नहीं कि उसे गुस्सा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी अभी भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, इसीलिए विंग काफ़ी हद तक काम डाउन हो चुका था। वांग जी स्माइल करते हुए अपने अल्फ़ा के दोनों चीक्स को पकड़ लेता है। विंग हैरान हो गया था, वांग जी की तरफ वो देख रहा था। वांग जी की एक आँख नॉर्मल हो गई थी और एक आँख उसके ओमेगा की थी, यानी वांग जी के अभी दोनों ही बातें कर रहे हैं, उसका ह्यूमन फॉर्म भी और उसका ओमेगा फॉर्म भी। विंग उसकी तरफ देख रहा था, तो विंग वांग जी कहता है कि आपको पता है कि आप क्या करके आए हैं? हाँ, आपको पता है आपने क्या किया है? आपने लिटरली सबको अपने फेरोमोन्स के थ्रू हार्म किया है, एंड ये गलत है। आपने कुछ का नियम तोड़ा है,
जैसे ही बींग ये सुनता है लिटरली वो वांग जी को ग्लेयर करता है कि क्या इस सब मुझे बस ये समझ आया। उफ उफ उफ। वो तुरंत ही वांग जी को छोड़ता है और अपने बालों को लिटरली नोचने लगता है। वो खुद को कर रहा था काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था अपने बालों को नोच के। वांग जी जब ये देखता है तो वो बहुत ही नॉर्मल टोन में कहता है, अल्फ़ा अब मेरे बालों को मत नोचिए, आप टकले हो जाएंगे और टकला अल्फ़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वांग जी जब ये बात बीइंग सुनता है तो वो लिटरली वांग जी को क्लियर करता है एंड कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है टकला। बीइंग कहता है उफ लैंड वांग जी मैं तुम्हारा क्या करूँ? वांग जी इनोसेंटली कहता है मेरा कुछ नहीं कर सकते बट आप प्लीज़ अपने बालों को कुछ मत करिए, आप टकले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे, लोग कैसे कहेंगे लैंड वांग जी का अल्फ़ा टकला है, अल्फ़ा देखे नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, प्लीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते ना, आप खुद को टकला मत करिए ना प्लीज़। बीइंग लिटरली वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, वो लिटरली अपनी गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। एंड बीइंग कहता है सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें नॉर्मल करना ज़रूरी है वरना मैं पागल हो जाऊँगा लिटरली। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है नहीं आप पागल नहीं हो सकते हैं, पागल अल्फ़ा भी अलाउड नहीं है गुस्से में, आपको वरना बांध के रखा जाएगा। बीइंग अब लिटरली खुद को जा रहा था कि वो अपना सर कहीं फोड़ ले या वांग जी का एकदम कहीं फेंक दे। उसे लिटरली गुस्सा आ रहा था वांग जी की बकवास बात सुनकर, उसे लिटरली गुस्सा आ रहा था वांग जी क्या कह रहा है। बीइंग कहता है उफ उफ बीइंग कंट्रोल, डीप ब्रेथ। उसका ओमेगा उसका अल्फ़ा खुद ये कर रहा था, बीइंग खुद को काम कर रहा था, उसका वुशियान उसका अल्फ़ा भी उसकी मदद कर रहा था क्योंकि दोनों ही लिटरली अपना सर कहीं पीटना चाहते थे वांग जी की बात सुनकर, पर दोनों ही एकदम खुद को काम करते हैं। वांग जी जो भी इनोसेंटली बस देख रहा था वांग जी की ये आंखें देखकर ये एक्सप्रेशन देखकर वुशियान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कहते ये कैसा ओमेगा है, वो लिटरली खुद को कहते कैसा ओमेगा मिला है मुझे, वरना एक टाइम के लिए वो खुद को रोने लगता है। एंड जब वांग जी वुशियान की ऐसी चेहरे देखकर तो कहते हैं क्या हुआ आपको दर्द हो रहा है, आपने इसमें बाल ज़्यादा तेज़ से नोच लिया क्या, दर्द हो रहा है टकले में मतलब सर में? वुशियान कहता है उफ ये टकला। वुशियान लिटरली उसे गुस्से में घूर रहा था। एंड वांग जी कहता है वुशियान वांग जी को तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मुझे बदल ले रहे हो? वांग जी वुशियान की तरफ देखते हुए कहता है हाँ ले रहा। वुशियान कहता है सच में? वांग जी कहता है हाँ आपने मुझे पुश किया था, आपको पता कितनी ज़ोर से मुझे लगी थी, मेरे बम पे मुझे चोट लग गई थी। वांग जी जब ये कहता है तो वुशियान कहता है उफ तो ये बात है यानी तो मुझे इरिटेट कर रहे थे। वांग जी कहता है हाँ अब मार तो सकता नहीं हूँ वरना मैं आपको बाल नोच आपको टकला कर सकता क्योंकि सच में मुझे टकला अल्फ़ा नहीं अच्छा लगता। वुशियान चीखते हुए कहते बस एक और बार अगर तुमने टकला कहा ना मैं तुम्हें लिटरली इस खाई से फेंक दूँगा। वांग जी पाउट करते हुए कहता है हाँ आप गलत कर रहे हो, आप अपने उम्र की जान नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है आप समझे। वांग जी ये क्या कर वहीं जो पास में एक पत्थर बड़ा सा रखा था उसी पे बैठ जाते हैं और अपने हाथों को फोल्ड कर लेते हैं। वुशियान कुछ 10 से 12 राउंड चक्कर काटता है, खुद को शांत करता है, कम्प्लीटली काम डाउन करता है। एंड अब उसकी दोनों आँखें नॉर्मल हो गई थी क्योंकि उसे पता है वांग जी ने ऐसे सब कुछ इरिटेट करने के लिए किया था एंड उसे लिटरली गुस्सा आ रहा था। वांग जी के पास वो बैठता है एंड कहता है सच में तुम्हें इरिटेट करने का ये क्या आइडिया मिलता है तुम्हें? प्लान वांग जी तुम सच में आइटम पीस हो, भगवान ने एक ही तुम्हें बना के भेजा है और उसके बाद वो रास्ता ही बंद कर दिया जैसे तुम जैसे आ सके क्योंकि एक तो संभालना चाह ही नहीं रहा है उनसे भी है ना। वांग जी जब ये सुनता है तो पाउट कर देता है, कहता है ऐसा भी बात नहीं है, आने को तो बना सकते थे बट उसे संभालने के लिए वुशियान नहीं बना सकते थे ना, अब एक राजा ही हो सकता है ना, कितने राजा बनाएंगे। वुशियान जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है कि फाइनली इस बकवास कन्वर्सेशन में उसने कुछ तो अच्छा कहा। एंड जब वुशियान को ऐसे काम डाउन वो देखता है स्माइल करते देखता है तो वांग जी अपने पास से कुछ निकाल के उसके हाथों पर रख देता है। वुशियान देखता है कि एक कपड़े में वो चीज़ बंधी हुई है। वुशियान उस कपड़े को हटाता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर एक कॉम्ब है। वांग जी की तरफ वो दिखता है एंड वो कहता है क्या तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो? वांग जी कहते हैं प्रपोज़? फिर क्यों, आप तो मेरा अल्फ़ा होना, मैं आपको प्रपोज़ करके क्या करूँगा? वुशियान कहता है तुम मुझे ये कॉम्ब क्यों दे रहे हो? वांग जी कहता है आपने इतनी टाइटली मेरे बालों को पकड़ा था, पुल किया था लिटरली, मेरे बाल ख़राब हो गए तो बनाइए उसे। वांग जी की जब यह बात वुशियान सुनता है तो कहता है सच में तुम इंसेनली डिफरेंट हो, तुम जैसे ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है हाँ तो क्या आपी ने तो कहा कि मैं यूनिक हूँ, तो इसमें आपकी गलतियाँ हैं, आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था, मैं तो आपसे कहा था मत करो मुझसे प्यार, आपने तो ज़बरदस्ती किया। वुशियान कहता है सच में कभी कभी मुझे सुन लेनी चाहिए किसी की बातें है ना।
प्रांग जी पाउट करते हुए कहते क्या आपको रिग्रेट हो रहा है? विशान कहता है नहीं, पर शायद अब मुझे रिग्रेट होने वाला है। एंड डैम श्योर प्रांग जी, अगर मैं नहीं रिग्रेट किया तो मैं तुम्हें रिग्रेट कराने से पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि तुमने जब इरिटेट किया है ना मुझे, अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे तंग करना है एंड तुम्हें अपने ओरिजिनल सेल्फ में कैसे लाना है। क्योंकि तुम भले तुम्हारे पर उस सो कॉल्ड मेडिसिन का असर है, बट तुम अभी भी बास्टर्ड ही हो। भांग जी कहते हैं हाँ तुमने कर्ज किया मुझे, कुछ में कर्ज करना मना है, आपको शूज़ कॉपी करने होंगे, समझे? एंड आप यहाँ की टीचर है, इसीलिए आपको पनिशमेंट डबल मिलेगी। आप भूलिए नहीं कि मुझे अभी भी पनिशमेंट इंचार्ज हो एंड मैं आपको पनिश कर सकता हूँ, समझे? एंड आपको मैं बैठा के लिखवाऊँगा अपने सामने, समझे? अल्फ़ा। भांग जी क्लियर करता है वुशियान की तरफ एंड वुशियान कहता है सच में? भांग जी वो चुपचाप भांग जी के पीछे आता है एंड उस भांग जी के बालों को सही करने के लिए उस फॉरेन रिबन को जो भांग जी ने पहना था उसे चुपचाप हटा देता है। वुशियान उस फॉरेन रिबन की तरफ देखता है एंड उसे तुरंत ही भांग जी के दोनों हाथों में बांध देता है। भांग जी ये क्या कर रहे हैं आप? वुशियान कहता है एकदम चुप रहो, चुपचाप यहाँ बैठे रहो, वरना अच्छा नहीं होता मेरे लिए, समझे? भांग जी तुम बच्चे की तरह पाउट कर लेता है एंड वो कहता है आप बहुत बुरे हो, सच में आप बहुत बुरे हो। वो कैसे चुपचाप बैठ जाता है। वुशियान जो चुपचाप उसके पीछे आता है, उसके बालों को खोलता है एंड फिर से उसे कॉम करने लगता है। वो देखते कि सच में शायद उसने भांग जी के बालों को बहुत टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि कुछ बाल उसके टूटे हुए हैं। वुशियान जेंटली प्यार से, एकदम प्यार से उसके बालों को कॉम करने लगता है, उसे प्यार से छूने लगता है, सहलाने लगता है। एंड वो दर्द जो उसने दिया था गुस्से में, अब उसे बुरा लग रहा है, उसे रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए वो जेंटली उसके बालों को छू रहा था, बहुत ही प्यार से। भांग जी जब वुशियान की कैद देखता है तो वो स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है उसका खड़ूस लड़का चाहे जो करे, बट वो दिल का बहुत अच्छा है। भांग जी स्माइल कर रहा था, बट बस उसके चेहरे पे दिख नहीं रही थी। यह वुशियान अभी फ़िलहाल उसके पीछे था, इसलिए वो नोटिस नहीं कर रहा था, बट भांग जी के चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था, उसके उस कोल्ड चेहरे पे था। वुशियान जो फाइनली उसके बालों को बनाता है एंड अभी उसके फॉरेन रिबन को उसके हाथों से खोलता है एंड फिर से उसे बांध देता है। एंड भांग जी इधर आगे आगे देखते हुए कहता है हाँ अब परफेक्ट हो तुम, अब अच्छे लग रहे हो। भांग जी वुशियान की तरफ देखता है एंड चुपचाप उठ जाता है। वुशियान कहता है कहाँ जा रहे हो? भांग जी कहता है मुझे काम है, मुझे नए स्टूडेंट्स आए हैं, मुझे उन्हें अटेंड करना है। भूलिए नहीं कि मैं इंचार्ज हूँ, अभी नए स्टूडेंट्स आ चुके होंगे, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। वुशियान देखता है कि हाँ काफ़ी टाइम हो चुका है एंड अब शायद 7 बजने वाले हैं। वुशियान कहता है हाँ हमने तो बात भी नहीं लिया। भांग जी कहता है हाँ चले। वुशियान नोट करता है एंड देन वो दोनों ही जिंची की तरफ जाते हैं, बात लेते हैं, फ्रेश होते हैं एंड देन वो दोनों ही बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं जिंची में ही, क्यों आज उसके जिंची में ही खाना आ चुका था, क्योंकि फ़िलहाल भांग जी एंड विंग की जो हालत थी उसे सिचन एंड चिरन फ़िलहाल अभी इग्नोर करने उन्हें टाइम देना चाहते थे, इसीलिए उन दोनों ने खाना भिजवा दिया था उन दोनों का जिंची में, तो वो दोनों चुपचाप बैठ के वहाँ खाना खाते हैं। भांग जी वुशियान की तरफ देखता है एंड देन वो कहता है कि आज नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो आप मेरे साथ चलेंगे उनसे मिलने? वुशियान कहता नहीं, मेरी सुबह मॉर्निंग क्लासेस हैं एंड मुझे उसे लेना होगा। लिटरली मुझे मॉर्निंग क्लासेस क्यों मिलती है, मैं इवनिंग क्लासेस तो ले सकता हूँ ना। हाँ मुझे अंकल से बात करनी होगी। लिटरली वो ऐसे कह रहा था। भांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है अल्फ़ा। वुशियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ आपने क्या हम सब वो बेवकूफ़ बनाया था? भांग जी जब ये पूछता है तो विंग सडनली उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्यों, मतलब किस बात का? क्यों आप बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं? आप एक किंग रह चुके हैं, मतलब आप अभी भी किंग हैं, क्योंकि जियांग जन तो अभी पूरी तरीके से किंग नहीं है, आप अभी भी किंग हैं ना, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं लिटरली। भांग जी की ये बात सुनकर वुशियान हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं किंग रह चुका हूँ एंड मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं करता। एक्चुअली मुझे नींद बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है सोना एंड सुबह सुबह क्लासेस उफ जिससे लगता है मैं फिर से पढ़ रहा हूँ एंड ये मुझे इरिटेट कर रही है लिटरली। मैंने अपनी वर्स्ट सिचुएशन में भी नहीं सोचा था कि मैं वापस से स्कूल आऊँगा, बड़े होने के बाद भी मुझे सुबह उठना पड़ रहा है। हाँ। मैं पूरी लाइफ में कभी टीचर बनना ही नहीं चाहता था एंड देखो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आके टीचर बनना पड़ रहा है। हाँ लिटरली ये कर्स है मेरे लिए। वुशियान ऐसा मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है एंड भांग जी वहीं एकदम फाउंडली खड़ा रह जाता है। वो कहता है मेरी वजह से? पर मैंने तो कहा ही नहीं था, ये तो खुद आए थे, मैंने थोड़ी ना उन्हें कहा था आप टीचर बन के आओ। सच में
बस अजीब होते हैं। वांग जी लिटरली मुँह बनाता है। एंड फिर वहाँ से वो फाइनली उन गेस्ट जो एकदम नए स्टूडेंट्स आए थे उन्हें देखने के लिए चला जाता है, क्योंकि उनकी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, पहली क्लास थी, वो हमारे अंकल सिचैन एंड वांग जी तीनों ही लेते थे नए स्टूडेंट्स को, मतलब जो अभी भी जस्ट लैंड क्लैन के डिसिपल्स बनने वाले थे, जो 15, 16, 17, 18 के हैं, एंड जो अलग अलग स्टेट से, मतलब अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से यहाँ बूसो में एज ए डिसिपल पढ़ने एंड यहाँ ये रहने आए हैं उनके लिए। एंड वहाँ उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मतलब लगभग एज लिमिट तो नहीं है, बट हाँ अगर कोई चाहे तो आ सकता है, बट एज लिमिट ऐसे तो नहीं है, बट कहने के लिए हाँ कि नए बच्चे छोटे ही हैं, छोटे बेसिकली होते हैं, बट इट डिपेंड्स। वांग जी जो अपनी अलग मूड में था, क्योंकि वुशान की बातें उस लिटरली उसके मन में चल रही थी, एंड वो ऐसे ही जा रहा था। वो वहीं उस हॉल में पहुंच चुका था, जो बहुत बड़ा सा हॉल था, जो न्यू स्टूडेंट से पूरा भरा हुआ था। वहाँ काफ़ी सारे बच्चे इस बार आए थे, शायद 50 से 60। वो देख रहा था वांग जी, कह रहा इस बार तो बहुत ज़्यादा आए हैं, वो अपने मन में ही कहता है। एंड जैसे ही वहाँ सभी वांग जी को नोटिस करते हैं, वो सभी बच्चे ऑलरेडी वांग जी को जानते थे, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जिरैन एंड सिचैन नहीं आए थे एंड वांग जी ही पहला था। सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली वांग जी को देखते हुए एक साथ ही हैंगडोंग जुन करके वो करने लगते हैं, एंड वो सभी लिटरली उसे एक एक करके वो कर रहे थे। एंड वांग जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि उसे प्राउड फील करना चाहिए। वांग जी अपने मन में कहता है ऐसे इमोशनल फील करना गलत है। वो अपने लैंग क्लैन के रूल्स को लिटरली चैंट करने लगता है, ताकि वो प्राउड फील ना करे। बट वो बच्चे लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वांग जी को वहाँ देख कर। वो वांग जी के बारे में जानते हैं, उन सब ने वांग जी के बारे में पढ़ा हुआ है, मतलब लिटरली वांग जी ने कैसे उस यून आइलैंड को डिस्ट्रॉय किया, वांग जी के साथ क्या हुआ, एंड वांग जी यहाँ है, एंड लिटरली वो एक ट्रेमेंडस स्टोरी की तरह बताई जाती है। लोग अपने मसाला ऐड करके उसे और भी ज़्यादा एलैबोरेट करके बताते हैं। सो इन बच्चों ने तो बहुत सारा सुना हुआ है, एंड ये सभी भी बहुत छोटी उम्र के हैं। सो इन सब स्टोरीज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड इसीलिए वो सभी वांग जी के बारे में जानते हैं। एंड वांग जी गुस्से का सेकंड प्रिंस है, तो ऑफकोर्स उसकी बातें, एंड वो महाराज विवुशियान का मीट है, उनका पार्टनर है, सो ऑफकोर्स उसकी बातें तो हैं ही। इसीलिए वो सभी वांग जी को बहुत एक्साइटेडली वो कर रहे थे, एंड उसे लिटरली घेर के खड़े हो गए थे। वांग जी जितने सब पर्सनस को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है पर्सन, एंड वो सभी ऐसे उसके ऊपर मानो चढ़े जा रहे थे। वांग जी लिटरली डर गया था, वो लिटरली यहाँ से भागना चाहता था, बट शायद वो नहीं कर सकता था। बट फाइनली उसके रेस्क्यू के लिए उसके अंकल एंड गगा आ चुके थे, एंड वहाँ पे तुरंत ही लैंग चिरैन की एक स्ट्रिक्ट वॉइस सुनाई देती है, ये क्या कर रहे हो तुम सब। एंड वो वॉइस सुनते ही वो सभी बच्चे जो एक्साइटेडली वांग जी के ऊपर घेर के उसे पूछ रहे थे, उसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, उसे कुछ ना कुछ कह रहे थे, उसे बता रहे थे कि वो उसके कितने बड़े फ़ैन हैं, वो कैसे वांग जी को जानते हैं, कैसे उसने उनकी स्टोरी सुनी हुई है। लिटरली वो उसे बता रहे थे, चीख रहे थे। एंड ऐसी वॉइस सुनकर वो सभी एकदम चुप हो जाते। उस हॉल में अब जाके पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ था, जैसा लैंड क्लैन में होता है, एंड तुरंत ही वो सभी वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लैंग चिरैन एंड सिचैन आ गए थे। एंड वो सभी बच्चे थे, वो सभी उन्हें बो करते हैं, लिटरली 90 डिग्री स्ट्रेट बो करते हैं, क्योंकि ये पहला नियम है अपने टीचर्स एंड एल्डर्स को बो करना। एंड इसीलिए वो सभी एकदम चुपचाप ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लैंग चिरैन कितने ज़्यादा खड़ूस हैं, क्योंकि उनकी खड़ूसियत के जो चर्चे हैं वो वांगी से भी ज़्यादा पुराने हैं। इसीलिए वो सभी एकदम चुप थे। शायद उनके पेरेंट्स उन्हें सिखा कर भेजा था कि इस खूबसूरत बुड्ढे के सामने आप उन्हें कैसे बिहेव करना है, मीन्स इन लैंग चिरैन के सामने। एंड इसीलिए वो सभी एकदम चुप पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। एंड फाइनली वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है, एंड वहाँ से चुपचाप अपने गगा के पीछे आके खड़ा हो जाता है। लिटरली उसका मन था कि वहाँ से भाग जाए, बट शायद ये उसकी ड्यूटी थी, इसीलिए वो चुपचाप आके अपने गगा के पीछे खड़ा हो जाता है। एंड वो तीनों लांस एकदम अपनी रॉयल एंट्री के साथ वहाँ एंटर करते हैं, एंड अपनी जो पोजीशन थी वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। चिरैन बैठ जाते हैं, सिचैन उनके पीछे एंड वांग जी उनके पीछे। सो लिटरली वो तीनों ने अपनी पोजीशंस ले ली थी, एंड वो सभी बच्चे वहाँ सुनने के लिए ओबीडियंट एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जैसा अरेंज करा दिया जाता है बाकी डिसिपल्स के द्वारा कुछ। एंड देन चिरैन कहते हैं सबसे पहले आप सभी ने यहाँ के एक सबसे बड़े नियम को तोड़ दिया है, गुस्से में शोर करना मना है, एंड आप इस तरीके से किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए, समझे। वो सभी बच्चे एकदम चुप हो गए थे, क्योंकि लिटरली वो अंकल चिरैन पे गुस्सा कर रहे थे। एंड देन
वो सभी बच्चों को एक एक स्क्रोल पकड़ाया जाता है, एक एक बुक पकड़ाई जाती है जहाँ पर उसके 3000 कोसों के नियम लिखे हुए थे। माना कि वो सभी बच्चे इन नियमों को जानते थे, मतलब यहाँ आने से पहले प्लान क्लाइन के नियम तो बहुत चर्चित हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि यहाँ नियम कितने हैं, बट लिटरली उस बुक की साइज़ को देखकर वो कहते हैं, वो सब कुछ बच्चे डाउट करते कि क्या उन्हें आना चाहिए था, बट लिटरली किसको आने का मन था एंड वो एक्साइटेड भी थे कुछ बच्चे। एंड वो सभी बच्चे उस बुक को ले लेते हैं एंड लंच चिल्ड्रन कहते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग आप सभी इस लाइन में खड़े हो जाइए। वो सभी ओमेगा मतलब लाइन में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एज के अकॉर्डिंग कि 15, 16 एक साथ, 17, 18 एक साथ, 19, 20 उम्र के बच्चे एक साथ, एंड ओमेगास अल्फ़ा एंड बीटा के लिए अलग लाइंस थी। वांगजी जब ये सभी देखता है वो सभी बच्चे कैटेगराइज हो गए थे एंड वहाँ पे अब जाके वांगजी को समझ आता है कि वहाँ पर 50-60 नहीं अप्रॉक्स 75 बच्चे थे। एंड वांगजी की देखकर हैरान था क्योंकि शायद ये पहली बार था कि इतने सारे यहाँ लोग आए थे। वांगजी लिटरली उन्हें सबको देख रहा था, बट उसकी नज़र कहीं जाके थम जाती है कुछ 5 चेहरों पर, या नहीं 5 नहीं शायद उससे ज़्यादा, उस चेहरे पर वो थम जाती है एंड लिटरली वो उन सभी को देख रहा था। वांगजी उन सभी ओमेगास की तरफ लिटरली ग्लेयर कर रहा था। एंड देन जैसे ही वांगजी की बारी थी बोलने की, उसकी तरफ लैंसरन देखते हैं कि वांगजी कहीं तो देख रहा है एंड उसका ध्यान नहीं है। वांगजी को हिलाते हुए कहते हैं, वांगजी क्या हुआ? वांगजी उन सभी उस लाइन की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक अलग लाइन बनी हुई थी, क्योंकि शायद वो सभी लोग इन सभी बच्चों से बड़े थे एंड खासकर वो सभी ओमेगास थे एंड उनकी एक अलग ही लाइन खड़ी थी क्योंकि वो लिटरली बड़े थे। वांगजी उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? वांगजी लिटरली गुस्से में वो बात कहता है एंड उसका गुस्सा पता चल रहा था, शायद वो नहीं उसकी ओमेगा वॉइस थी, मतलब उसका ओमेगा बोल रहा था। वांगजी नहीं बोल रहा था,